अच्छा बेटे, डायनामिक के सीआरक्यू नंबर 5 में हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है। अब आपसे सीआरक्यू 6 में कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो चलो कोलिजन को जो है हम मेनली 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं बेटे। कोलिजन जो है ये हम मेनली 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक आप लोग जानते हो क्या होता है जनाब, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, और एक हमारे पास हो जाता है इनइलास्टिक। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। आसान बात है बेटा, बहुत आसान बात है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बस एक चीज पॉइंट आपको समझना होगा, एनर्जी वाला, वो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। इलास्टिक कोलिजन वो होता है बेटा जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहे और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे। जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहे उसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। मैं आता हूं भी इस बात पे। अच्छा, इनइलास्टिक में क्या होता है, इनइलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा आपके जहन में क्या बातें आ रही हैं, मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूं, इस बात को समझाता हूं। देखो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, जानते भी हैं क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहना ये बहुत बड़ा क्लेम है। क्या आप ये कहें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? हम ये जानते हैं कि जब भी दो चीजें आपस में जो है वो इंटरेक्ट होती हैं तो वहां पे बहुत सारे जरियों से एनर्जी हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो रही होती है या वेस्ट हो रही होती है। अब अगर आप ये कहते हैं कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी तो इसका मतलब समझिए कि कोलिजन के ऊपर हीट एनर्जी जरा सी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ये जो आपको साउंड आ रही है बैंग, है ना, कोलिजन के ऊपर जरा सी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ये सारी एनर्जी तो है ना बेटा, कोई हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, इवन टेम्पररी या परमानेंट मैस डिफॉर्मेशन भी नहीं होगा। उसमें भी आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे अगर मैं एक बॉल लेता हूं, जो आपके पास टेनिस बॉल है या रबर बॉल है, अगर मैं उसे वॉल के ऊपर खींच के मारता हूं तो आप ये जानते हो कि जब बॉल जाके वॉल से टकराती है तो बहुत हल्का सा वो कंप्रेस हो जाती है ना, ऐसा हल्का सा अपना शेप चेंज करती है, डिफॉर्म हो जाती है। ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा क्लेम होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहना। इसका मतलब है नो लाइट एनर्जी, नो हीट एनर्जी, नो साउंड एनर्जी, नो टेम्पररी और परमानेंट डिफॉर्मेशन। ऐसा अगर हो जाए तो उसे हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। अब यकीनन बेटे जहन में स्टूडेंट के ये आता है कि सर क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है कहीं? बिल्कुल होता है बेटे। जैसे मरकरी वाले सवाल में था कि आप देख सकते हैं नेकेड आई से या नहीं, इस सवाल में थोड़ा सा आपको जो है वो मायूसी होगी। देखिए, हमारे पास जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, इन सब के दरमियान आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर थ्योरी में गैसेस की, कि जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली आपके पास इलास्टिक ही होता है। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। एज फार एज डेली लाइफ एग्जाम्पल इज कंसर्न, कि रियल लाइफ एग्जाम्पल हो, वो एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल तो गैस मॉलिक्यूल भी है, लेकिन जिसे सर मैं नेकेड आई से देख भी सकूं तो किसी हद तक बेटे, नॉट 100% बट टू सम एक्सटेंट आप इस चीज को देख सकते हैं न्यूटन क्रेडल में। अगर आप न्यूटन्स क्रेडल में देखें तो आपको किसी हद तक ये चीज नजर आएगी। न्यूटन्स क्रेडल जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताऊं बेटे, देखा होगा आप लोगों ने किसी क्लिप वगैरह में या किसी पिक्चर वगैरह में, बहुत सारी स्टील बॉल्स होती हैं बेटे, हार्ड स्टील बॉल, जो इस तरह आपस में इन कॉन्टेक्ट कॉर्ड के जरिए जो है वो सस्पेंड हुई हुई होती हैं फ्रीली, इस तरह से। ये यहां पे इनकी जो है वो कॉर्ड्स होती हैं, इससे ये इस तरह से सस्पेंड हुई हुई होती हैं, इस तरह, है ना। अगर आपके एक्सपीरियंस में बेटा रहा हो तो इसमें आप किसी हद तक कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। क्यों कहते हैं और होता है या नहीं, मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको इतना तो दिखेगा कि अगर आप एक बॉल को यहां पे ले जाके और रिलीज करते हैं तो जब ये बॉल आके इससे टकराएगी
तो ये तो इसके साथ परफेक्टली स्टिक हो जाएगी, यहां से आपको एक बॉल ही जाती हुई नजर आएगी बेटे। अगर आप दो बॉल्स को डिस्प्लेस करते हैं तो यहां से भी दो बॉल्स ही जाएंगी। उसकी वजह क्या है बेटे, देखो इसमें ना टेक्निक ये इस्तेमाल की है कि इसमें जो एक्सटर्नल इफेक्ट है उसे खत्म कर दिया। ये सारी बॉल्स जो है ना ये आपस में एक दूसरे से इन कांटेक्ट होती है, इन कांटेक्ट होती हैं तो एक्सटर्नल इफेक्ट हमारे पास खत्म रह जाता है, खत्म हो जाता है, खाली इंटरनल इफेक्ट रह जाता है। तो उसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, वो बहुत कम हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अगर इसे यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो आपको कोई साउंड नहीं आएगा, एक मेटेलिक साउंड आएगा आपके पास, लेकिन वो जो एनर्जी का बेटा ट्रांसफॉर्मेशन है या ये कह लीजिए वेस्टेज है एनर्जी का, वो इतना कम होता है कि हम इसे टू सम एक्सटेंट जो है ये कह देते हैं कि मोमेंटम भी कंजर्व रहा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही। लेकिन प्रैक्टिकल बात ये बेटा कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही होती है। अगर नहीं हो रही तो ठीक है सर, आज मैं इसे डिस्प्लेस करके चल देता हूं, अब ये चलता रहेगा, मैं 6 महीने बाद आऊं तो मुझे ऐसे ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक आम ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इसका टाइम बहुत ज्यादा होगा, है ना। आम जो भी चीज़ बनी हुई है उसके मुकाबले में बहुत देर तक, क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम है, बहुत देर तक ऐसे ही अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन हमेशा चलता रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ एटॉमिक लेवल पे डिफॉर्मेशन भी है, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी भी है, कुछ ना कुछ साउंड एनर्जी भी है, लेकिन रियल लाइफ के हिसाब से हम उसे नेग्लेजिबल कह देते हैं। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है बेटा इनइलास्टिक की, तो इसकी तो खैर बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। आप अपनी डेली लाइफ में परफेक्टली इनइलास्टिक भी देखते रहते हैं, पार्शली इनइलास्टिक भी देखते रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपने कोई एक्सीडेंट देखा है और दो कार या जो भी चीज़ें आपस में टकराने के बाद परफेक्टली स्टिक हो जाती हैं, ठीक है ना, मिल जाती हैं, तो उसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट हुआ, दोनों मूव कर रहे हैं कोलिजन के बाद, लेकिन बहरहाल उनकी रफ्तार वो नहीं रहती जो पहले रफ्तार थी टकराने से पहले, उसे हम जो है बेटा पार्शली इनइलास्टिक कहते हैं। तो हम रियल लाइफ में अपने जितने भी कोलिजन देखते हैं बेटे, वो आपके पास इनइलास्टिक ही होते हैं, चाहे वो पार्शली हो चाहे परफेक्टली हो। एक बहुत अच्छा सवाल स्टूडेंट के जहन में आता है, बस आखिरी बात कर रहा हूँ कि सर इससे पहले वाले CRQ में आपने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब अप्लाई होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। तो अगर कार जो है वो जा रही हैं रोड के ऊपर और वो कोलाइड करती हैं, तो उसमें हम कैसे कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्व रहेगा? वो तो मोमेंटम की फिर एग्जाम्पल ही नहीं हो सकती, एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, लेकिन जो कोलिजन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो इतने शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इतना टाइनी पीरियड होता है वो, कि वहाँ पे जो ये एक्सटर्नल एयर ड्रैग है या जो आपके पास फ्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होती है। तो यही कहेंगे हम कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी।